Hello students, today we will be discussing Maharashtra Board Class 11 syllabus Chapter 6 which is Bank Reconciliation Statement. Students, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 11 के चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इससे पहले हमें कुछ टर्म समझने होंगे. So before we go on to understand what is a bank reconciliation statement, we need to understand certain terms, certain banking terms which are there. So let us discuss them one by one. First is the bank pay-in slip. Whenever you go to the bank, if you have to deposit some money, there is a slip that you need to fill. That slip will contain your name, your account number, date, the amount to be deposited, whether it is in cash or check, the email of the person who is depositing, the phone number of the person depositing. So those things are there in the deposit slip. So pay-in slip is nothing but simply your deposit slip. When you are depositing money, you have to fill in this slip. Only then you will be able to deposit the money to the account in the bank. So बैंक पे इन स्लिप क्या होती है, जब भी हम बैंक में कुछ जमा करने जाते हैं, कुछ पैसा या चेक या कुछ, तो हमें एक पे इन स्लिप, पे इन मतलब जिसके थ्रू ही हम उसको जमा कर सकते हैं बैंक में, तो वो पे इन स्लिप बैंक के पास रहती है जिससे बैंक ट्रैक कर सकता है आपकी ट्रांजैक्शंस को. अगर मैं ऐसे ही कैश जाके जमा कर दूं कि इस अकाउंट में जाए, तो बैंक को कैसे पता लगेगा बाद में कि किसने जमा कराया, कितना जमा कराया. तो वो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए बैंक की एक पेइंग स्लिप होती है या जिसको हम डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं. उस डिपॉजिट स्लिप में आता है डेट, द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, वेदर इट इज सेविंग और वेदर इट इज करंट, उसका आ जाता है, कितना अमाउंट जमा करा, कैश से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं. और आपने देखा होगा इस स्लिप में कैश अगर है तो नोट्स के नंबर्स भी लिखने होते हैं, कितने 100 के नोट हैं, कितने 2000 के नोट हैं, ऐसा स्पेसिफाइड करना पड़ता है. तो वो हमें आइडेंटिफाई करने में ट्रांजैक्शन को हेल्प करता है बैंक्स को आगे में. तो कोई भी डिपॉजिट बिना पेइंग स्लिप के बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सकता. सो एनी डिपॉजिट विदाउट द पेइंग स्लिप द बैंक विल नॉट एक्सेप्ट. So paying slip is just your deposit slip, whether you are depositing cash or check through that. Second thing is the withdrawal slip. अब deposit का opposite क्या है? Withdrawal. So when you are withdrawing the money from the bank, you need to either you use a check for withdrawal. Check is again a statement which contains your date, your account number, name, to whom the check is being paid. So all those details, signature is required. And withdrawal slip also performs the same function. The only difference is that from a withdrawal slip, the amount which you can withdraw is limited. Through a checkbook, you can withdraw more amounts. So withdrawal slip, again, it is a slip which you fill that I want to withdraw from this account an amount of so much money. The date will be there, the signature will be there. So you can withdraw it. तो जब हम विड्रॉल स्लिप की बात करते हैं तो कुछ भी अगर हमें बैंक से अपना पैसा निकालना होता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम विड्रॉल स्लिप यूज करें या हम अपना चेकबुक यूज करें. दोनों में जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. जैसे नेम होगा, किस पर्सन का अकाउंट है उसका नाम होगा, अकाउंट का नंबर होगा, उसमें डेट होगी, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, वो सब उसमें स्पेसिफाइड होगा. तो विड्रॉल स्लिप या चेकबुक के थ्रू में हम अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. बिना इस विड्रॉल स्लिप या चेकबुक के बैंक आपको अकाउंट में से पैसा निकालने के अलाउ नहीं करता. तो इसीलिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो पे इन स्लिप होगी, और जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉल स्लिप होगी. और तीसरी चीज आती है हमारी बैंक पासबुक. जैसे हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक का अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट जो लेजर में बनता है वो हमारा बैंक अकाउंट है, उसी तरह बैंक भी हमारा अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाता है, अपने लेजर में बनाता है. तो बैंक के लिए मैं कस्टमर हूं तो मेरे कस्टमर का एक पासबुक होगा, तो मेरा अकाउंट बैंक के अंदर होगा. तो बैंक पासबुक वो मेरा अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है बैंक की बुक्स में. Like a bank passbook means, like for example, I am preparing my books of account. I have a bank account. I will make a bank account in the ledger. एक लेजर में हमने प्रीवियस चैप्टर में करा था
डबल कॉलम कैश बुक जहाँ कैश और बैंक दोनों डाला था, या सिंपली बैंक अकाउंट बनाया था. So that is the bank account in our own books. But banks also prepare a similar kind of account in my name in its own books of account. तो जब उसकी books of account में बन जाता है तो वो मेरी पासबुक बन जाती है. It is reflected through that to me. मैंने जो डिपॉजिट करा है मैं अपने को डेबिट करूंगी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक. मेरे बैंक में वो डेबिट हुआ. बट बैंक के लिए वो क्या है, बैंक के पास वो डिपॉजिट आया. अगर मैं बैंक की बुक्स बनाऊंगी तो बैंक मेरे अकाउंट में उसको क्रेडिट में रखेगा, एज अ डिपॉजिट रखेगा. तो सारी एंट्रीज जो मैं डेबिट करती हूँ बैंक उल्टा कर रहा है, वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है. मैं डेबिट करती हूँ, बैंक क्रेडिट करता है. इसको थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिए. मैं मेरी बुक्स में अगर मैंने बैंक में कैश जमा किया तो मेरी बुक्स में एंट्री क्या होगी, डिपॉजिटेड इन बैंक. तो मेरी बुक्स में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मेरे कैश से मैंने बैंक में जमा कर दिया. ये तो माय बुक्स हो गई, मेरी बुक्स में. अब बैंक की बुक्स देख लेते हैं. बैंक के पास अब हम सपोज करो हम बैंक है, वी आर बैंक नाउ. अब when I am depositing some money in the bank, what is the entry that the bank will do? Bank is now receiving cash from me. So bank will debit the cash account debit to my name. Let's say my name Surbhi. So Surbhi's account में bank is crediting. That is why my passbook reflects all my deposits as credit. Are you understanding? So whatever I am debiting, the bank is crediting because this is my account. So whatever I am debiting, bank is crediting. Similarly, if there is a withdrawal, suppose मैंने बैंक से withdraw करे मनी, ये तो डिपॉजिट का केस था. सपोज अब मैं विड्रॉल कर रही हूँ, तो विड्रॉल में मेरी बुक्स में एंट्री क्या आएगी, मैं बैंक से कैश निकाल के लाई. तो मेरे पास एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. मैंने मेरे बैंक से पैसा निकाल लिया, तो कैश मेरे पास आया और बैंक मेरा क्रेडिट हो गया. बट अब बैंक क्या करेगा, बैंक ने तो मुझे कैश दे दिया, तो बैंक क्या एंट्री करेगा, मुझको डेबिट करेगा. डेबिट द रिसीवर, मैं रिसीवर हूं, तो बैंक करेगा सुरभीज अकाउंट डेबिट टू बैंक के पास से क्या गया, कैश, क्योंकि मैंने विड्रॉ कर लिया. सो बैंक के अकाउंट्स में मेरा अकाउंट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा. इसलिए जो भी मैं अपने में डेबिट कर रही हूँ बैंक उसको क्रेडिट कर रहा है, और जो मैं क्रेडिट कर रही हूँ बैंक उसको मुझे डेबिट कर रहा है. इसीलिए अगर आपने कभी पासबुक देखी हो तो पासबुक आपकी इस तरह की होती है. यहाँ पर आपका डेबिट होता है, यहाँ पर आपका क्रेडिट होता है और यहाँ पर आपके पर्टिकुलर्स होते हैं. तो इस पासबुक में जब बैंक ने ये एंट्री करी तो बैंक डेबिट टू कैश, तो टू कैश में है तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश. बैंक ने रिसीव कर लिए, सपोज ये 10,000 रुपीज थे, तो यहाँ पर बैंक ने 10,000 रिसीव कर लिए. अब ये कैश टू सुरभि, तो कैश तो ये है ही, तो ये मेरा ही अकाउंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट. तो क्योंकि बैंक ने मेरे से कैश रिसीव किया, तो ये पासबुक किसकी है, ये मेरी है कैश पासबुक. तो मेरी पासबुक में बाय कैश लिखेगा 10,000, क्योंकि यहाँ पे इसके पास आ गया, और दूसरी जगह पे जाके अपना टू कैश करेगा. तो ये पासबुक में बाय कैश आ गया मेरे अकाउंट में. अब मैंने जब विड्रॉ करा तो ये कर देगा टू कैश. सपोज मैंने यहाँ पे 2,000 विड्रॉ कर लिए, तो ये 2,000 यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे. तो मेरे अकाउंट का जो बैलेंस होगा, एक कॉलम और होगा बैलेंस में, यहाँ पर मेरे को 8,000 रिफ्लेक्ट होगा. 10,000 माइनस द 2,000. सपोज आई एम डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक ऑफ 10,000. So this is the bank, my account in the bank books, and it is same. It is the passbook which is being reflected. So the entry which the bank is doing is cash to Surbhi's account. So this is my account in the bank's books
it will be writing by cash. They have received 10,000 from this. Now if I am withdrawing 2,000 out of this, then this cash is being taken out from my account. So the bank will put to cash 2,000. So the net balance in my account is reflected as 8,000. Now a little bit I'll tell you, there is some difference between the balance in the bank which is shown by me and the bank passbook. So there may be different reasons for this different balance. Normally ये बैलेंस एक सा होता है, बट कई बार कई जगह पे मेरी बैंक की अकाउंट और बैंक का पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता. हो सकता है जैसे मेरी बुक्स क्लोज हो रही हो 31 मार्च को और मैंने कोई एक चेक डाला हो बैंक में कुछ अमाउंट का जो डिपॉजिट के लिए, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ. 31 मार्च तक वो क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियरिंग में है. तो वो उतने अमाउंट से मेरे दोनों बुक्स में डिफरेंस आएगा. सो जो ये डिफरेंस को हम रिकंसाइल करते हैं कि डिफरेंसेस हमारे किस वजह से आ रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट होती है वो होता है हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. जो भी ट्रांजैक्शंस हम अपने बैंक अकाउंट में करते हैं और जो हमारी बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और हम उसको पासबुक से कंपेयर करते हैं, अगर दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं तो हमको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के उन डिफरेंस को समझ के देखना चाहिए और उनको रिकंसाइल करना चाहिए. मेरा बैंक का बैलेंस और बैंक की पासबुक में मेरा बैलेंस दोनों सेम होने चाहिए. अगर नहीं है तो मतलब हमें देखना है रीजंस क्यों हो रहे हैं और उन रीजंस में दोनों को बैलेंस करना है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. इन वजहों से हमारे डिफरेंसेस दोनों के आ रहे हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. अब आता है हमारा बैंक स्टेटमेंट. अब ये बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? ये पासबुक जो है ये जनरली तो हमारी सेविंग्स अकाउंट की है, बट बैंक स्टेटमेंट हमारा जनरली करंट अकाउंट्स के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें जितने भी हमने विड्रॉ करे, जितनी भी हमने पेमेंट्स करी हैं इन द करंट अकाउंट विच इज यूज्ड बाय द बिजनेसमैन, वी यूज द टर्म बैंक स्टेटमेंट्स बिकॉज बैंक स्टेटमेंट्स बैंक की करंट अकाउंट के लिए होती है. तो उस क्योंकि करंट अकाउंट में देयर इज नो लिमिट to the amount of withdrawals or deposits that a person can do in a period. Generally savings account में withdrawal पे और deposits पे एक number of transaction की सीलिंग लगी होती है. हम महीने में 8 deposits कर सकें या 8 withdrawal कर सकें, ऐसा depending on the bank's policy वो हम कर सकते हैं. बट करंट अकाउंट में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती. हम कितने भी नंबर ऑफ डिपॉजिट्स और कितने भी नंबर ऑफ विड्रॉल्स या कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में कर सकते हैं, बिकॉज बिजनेस रिलेटेड है. बिजनेस में ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं, इसीलिए इस पे कोई सीलिंग नहीं है. तो बैंक स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं इन केस हमारा करंट अकाउंट है. फिर आता है हमारा बैंक एडवाइस. अब ये बैंक को एडवाइस कब देना पड़ा? एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक चेक किसी को दिया था अपने अकाउंट का, मेरे पास बैलेंस नहीं था मेरे अकाउंट में, वो चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक बाउंस हो गया. तो उस केस में मेरे पास एक बैंक की स्लिप आएगी विद द डिसऑनर चार्जेस कि आपने ये चेक लगाया था, ये डिसऑनर हो गया. तो वो जो स्लिप है उसको हम बैंक एडवाइस बोलते हैं. किस रीजन से वो डिसऑनर हुआ? हो सकता है डेट गलत लिखी हो सकता है अमाउंट गलत लिखा हो, फिगर और उसमें मैच ना कर रहा हो अमाउंट, या फिर मेरे सिग्नेचर ना वेरीफाई हो रहे हो, या फिर मेरे अकाउंट में बैलेंस ना हो. तो इस एडवाइस में वो सारी लिस्ट करी होती है रीजंस जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो सकता है, और उसमें बैंक टिक करके देता है कि किस रीजन से आपका चेक डिसऑनर हो गया है. सो बैंक एडवाइस इज अ स्लिप इन केस आई हैव इशूड अ चेक टू समबडी for paying to him, but that check gets dishonored due to any reason. Maybe there is a signature mismatch, there are insufficient balance, the date is wrong, the figure and amounts are not tallying of the amount that is required to be paid, or due to wear and tear or any reasons. So bank is giving a slip that your check is dishonored and it will list the reason why the check is dishonored. So that slip which the bank sends to me is the bank advice, and bank will charge its charges for the dishonor of the check. अगर कोई चेक मेरा डिसऑनर हो रहा है तो बैंक उस पे भी अपनी फीस लगाएगा. तो अब हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे कि अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम कैसे बनाएं
उससे पहले आप लोग थोड़ा सा स्टडी करिए कि हम अपनी बुक्स कैसे बनाते हैं और बैंक अपनी बुक्स कैसे बनाते हैं। जब आपको ये दोनों चीज बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगी तभी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मेरी बुक्स में मैं बैंक को डेबिट कर रही हूँ, बैंक मुझको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो डेबिट कर रही हूँ बैंक क्रेडिट करता है, मैं जो क्रेडिट कर रही हूँ बैंक डेबिट करता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं मेरी बुक्स में जो डेबिट कर रही हूँ बैंक क्रेडिट करेगा, मैं जो क्रेडिट करती हूँ बैंक उसको डेबिट करता है, क्योंकि पासबुक में वो क्रेडिट में लिखेगा मेरी डिपॉजिट्स। मैं मेरी डिपॉजिट्स अपने लेजर में डेबिट में लिखती हूँ, बट बैंक सारी डिपॉजिट्स मेरे क्रेडिट में लिखेगा और सारे विड्रॉल्स मेरे डेबिट में लिखेगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम बैंक रिकंसिलिएशन में आगे बढ़ पाएंगे। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, सजेशंस है, फीडबैक है, प्लीज हमें लिखिए, हम जरूर उस पर रिप्लाई करेंगे। और भी अगर आपको कुछ और समझना सीखना हो तो आप हमें लिखते रहिए। So friends, I hope you have understood the concept of bank reconciliation statement and the different terms that are being used. The main point that you have to remember always is that whatever I am debiting, the bank is always crediting. And if I am crediting, the bank is always debiting. So passbook mein there is a deposit, there is a withdrawal. Debit is the withdrawal, credit is the deposit, and a balance is reflected. In my books, it is different. I put the deposits on the debit side, withdrawals on the credit side. Similarly, as any bank account, that ledger that we prepare, that is our bank account. So do give us your feedback, suggestions, and also let us know what else you would like to learn from us, and keep watching us. Thank you.